ये मेगा ऑक्शन है और स्पोर्ट्स से आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते ही हैं, है ना? कौन बिका सबसे महँगा? पंत। कितने में? 27। किसने लिया? किस टीम ने लिया? लखनऊ, ठीक है। इसके बाद कौन थे? सेकंड सेकंड हाईएस्ट बिड किसकी गई? श्रेया की। श्रेयस अय्यर की ना? कितना अमाउंट था? 26.75 सीआर। किस टीम ने लिया? अच्छा, अभी जो ऑक्शन चल रहे हैं ना, अभी जो मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद अभी एक बहुत अच्छा नया रिकॉर्ड बना है उसमें। सबसे यंगेस्ट कौन आ गया है, जो आईपीएल में आ चुका है? सर वैभव सूर्यवंशी, किस टीम में गया? राजस्थान। कितने में? सर 1.20 करोड़ 20 लाख 1 एक पॉइंट बीस 20 में गया कि एक 20 में गया कि एक 10 में गया था? 1 20 है सर शायद। एक 20 है? अच्छा, चलो ठीक है, चेक कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। अब सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले 4-5 सालों तक अब ये क्वेश्चन चलने वाला है, जब तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटता। अब बहुत मुश्किल है कि ये रिकॉर्ड अभी कुछ आने वाले सालों में टूट जाए। खैर, क्योंकि ये बहुत ही परफॉर्मिंग प्लेयर है, आई थिंक अंडर 19 टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो बहुत चांसेस थे इसके, हाइप पहले से बनी हुई थी। बट अब नेक्स्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन ही खुल गया। चलो भाई, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जल्दी-जल्दी करेंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उनको स्किप भी करूँगा, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर दूँगा कि वो टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम स्टार्ट करेंगे। अब ये सब जितने भी वर्ड हैं, ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, रिलीजन, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस इन फिजिकल एजुकेशन, सोशलाइजेशन, ये बहुत ही जनरल से टॉपिक हैं, बहुत से बेसिक टॉपिक्स हैं। आप बीपीएड में इनको पढ़ते आ रहे होगे कहीं न कहीं। पर ये जो वर्ड्स इसमें लिखे हैं, हम एक-एक करके इनका मतलब समझ लेंगे और कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके समझ लेते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास आए, तो आप उसको आंसर ईज़िली कर पाओ, ठीक है? ऑर्थोडॉक्सी आपके सिलेबस में वर्ड है, इससे हम स्टार्ट करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब हो सकता है रूढ़िवादिता, सत्य धर्म या धर्म निष्ठा, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? ऑर्थोडॉक्सी इज अ नाउन दैट मीन्स अधेरेंस टू करेक्ट और एक्सेप्टेड क्रीड्स, स्पेशली इन रिलीजन। तो ये जो ऑर्थोडॉक्सी वर्ड है ना, ये जनरली आपका रिलीजन से ही आता है, ठीक है? ये रिलीजन्स के लिए जनरली यूज होता है और ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है अ वे या फिर एक इंडिविजुअल इंसान का जो सही और गलत लेने का जो फैसला होता है, उसको हम ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या-क्या हो सकता है? राइट, ट्रू और स्ट्रेट या फिर एक ओपिनियन। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये आपके एक डिसीजन मेकिंग में ही काम आते हैं कि किसी की कोई सही बात बोलना, कोई सच्ची बात बोलना, सीधे शब्दों में किसी बात को बोलना या फिर अपना पर्सनल ओपिनियन देना, ये सब आपके डिसीजंस में या फिर सजेशंस में यूज़ होता है। एक्सेप्टेड एज़ ट्रू और करेक्ट बाय मोस्ट पीपल, यानी कि जनरली जिस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं या सच मानते हैं, तो उसको हम ऑर्थोडॉक्सी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टूक एन ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू द प्रॉब्लम। अब आपको कभी अगर कोई प्रॉब्लम मिली हो 10 से 12 लोग के ग्रुप में, तो कोई एक ऐसा हो सकता है जिसने बड़ा अजीब तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हो। तो वो जो डिसीजन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ऑर्थोडॉक्स अप्रोच बोलेंगे या फिर एक अलग तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व करना या फिर अपना कुछ ओपिनियन देके किसी चीज़ को सॉल्व करने को हम ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, ठीक है? अब अगर हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं, ऑर्थोडॉक्स से अगर हम स्पोर्ट्स में एग्ज़ाम्पल लें, तो देखो हमारे स्पोर्ट्स में ना, अगर आप बहुत पास्ट में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे, तो चीज़ें जो थी पहले बहुत ही फिक्स्ड थी कि उनके अंदर चेंजेस नहीं लाए जाते थे। फिर अचानक से या तो किसी प्लेयर के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए मैच में जिसने पूरे स्पोर्ट को बदल दिया, या फिर जो उनकी कमिटी होती है या फिर उनके जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, उन्होंने कुछ रूल्स लेके आए जिसकी वजह से पूरे डिसीजन बदल गए, ठीक है? अब इसमें क्या एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं? अ, जैसे कि फुटबॉल को ले लो। फुटबॉल में पहले क्या होता था कि एक फिक्स रूल से चलता था। क्या? जो आपका फॉर्मेट जो चलता था या फिर जो सीक्वेंस यूज़ किया जाता था, वो चलता था आपका 4-4-2।
इसी फॉर्मेट पे जनरली हर टीम खेलती थी क्योंकि वो थोड़ा-सा डिफेंस पे ज़्यादा भरोसा रखती थी। 4 डिफेंस वाले हो गए, 4 मिडफील्डर्स हो गए और 2 स्ट्राइकर्स उन्होंने आगे भेज दिए। धीरे-धीरे इस चीज़ को चेंज किया गया, थोड़ा-सा और एग्रेसिव अप्रोच लाई गई और इसका नंबर क्या कर दिया गया? इसको कर दिया गया 4, 3, 3। इसके बाद इसको और चेंज किया गया। अब ये क्या कर दिया गया? 3, 5 कितने हो गए? 8 और 2। इसको चेंज किया गया, मोल्ड किया गया और अलग-अलग तरीके से किसी ने अपना ओपिनियन देके एक चीज़ प्रूव कर दी या फिर एक बात प्रूव कर दी जिसको हम ऑर्थोडॉक्सी बोल सकते हैं और जिसको लोग सही मान के फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है? ऐसे ही क्रिकेट में देख लो, क्या था पहले? सिर्फ 2 तरह के बॉलर होते थे, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर। अब देखो फिर एक मलिंगा नाम का प्लेयर आ गया श्रीलंका से जिसने अपना आर्म एक्शन इतना चेंज कर दिया कि उसको देख के अब सब लोग उस एक्शन को फॉलो करने लगे कि हाँ, अगर ये इतना सक्सेसफुल हो सकता है और ये प्रूव कर रहा है इस चीज़ को कि जो बेसिक क्रिकेट बॉलिंग का जो एक्शन हुआ करता था, वो ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा भी हम ऑफ द बुक्स जाके भी अपना एक्शन बना के विकेट्स ले सकते हैं और इतने महान बॉलर बन सकते हैं। तो लोगों ने मलिंगा को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये होता है आपका ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि एक ऐसी बात या फिर एक ऐसा सच जिसको लोग फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है? और जनरली ये रिलीजन में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। चलो, फिर हम बात करते हैं कस्टम्स की। ये भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रथाएँ। In sociology, a custom is a cultural idea that describes a regular patterned behavior that is
रिस्पेक्ट देना, उनको टॉलरेट करना, ये सारी चीजें हमारे स्पोर्ट्स और सोशलॉजिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। रीजन की अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स, तो भाई ये तो ठीक है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हेल्थ बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करता, बिल्कुल करता है। हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल है। एशियंट ओलंपिक्स हो रहे थे, उसमें भी भाला फेंक हो रहा था, लोग भाग रहे थे, आज भी वही सारी चीजें हो रही हैं, तो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी तो है। गेन इंसाइट ऑन रेसिज्म, रेसिज्म जो भी हमारी दुनिया में होती है, खुद सोचो हम स्पोर्ट्स में रेसिज्म को कितना ज्यादा डी प्रमोट करने पे हेल्प करते हैं, यानी कि हम कितना ज्यादा शो करते हैं कि भाई रेसिज्म जैसी चीज बहुत खराब है। और माइक बंद कर लेना प्लीज, जिसका भी माइक खोला है माइक चेक कर लो अपने। मतलब हम स्पोर्ट्स के थ्रू ठीक है, हम स्पोर्ट्स के थ्रू रेसिज्म को कम करते हैं। सेक्सिज्म, जहां मेल फीमेल की बात होती है, स्पोर्ट्स इसको भी ठीक करता है, हम इस चीज को भी फॉलो नहीं करते। लेबर, लेबर को भी हम कम करते हैं, गलत तरीके से अगर कोई चीज हो रही है या कोई काम कर रहे हैं हम उसको भी कम करते हैं। स्ट्रगल्स भी शो होता है। और इनइक्वालिटी, अच्छा इनइक्वालिटी की वजह से कर रहे हो, बट सर लास्ट में इनइक्वालिटी है इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, ओके, ये तो मैंने देखा ही नहीं। सबका ये रीजन था थर्ड लगाने का। ठीक है, माइक खुला है यार, मैं माइक बंद कर दूं? किसका माइक खुला है? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? राहुल माइक बंद कर लेना अपना प्लीज। सबका ये रीजन था। अच्छा नहीं, अब सुनो, ठीक है, अब सुनो। गेन इनसाइट, ये जो दिख रहा है वर्ड, गेन इनसाइट ऑन रेसिज्म, सेक्सिज्म, लेबर, स्ट्रगल्स और इनइक्वालिटी। अब समझ में आया रीजन क्या कह रहा है? क्योंकि अगर तुम इनइक्वालिटी और लेबर को गलत बोल रहे हो तो ऐसे तो सेक्सिज्म और रेसिज्म भी गलत होता, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है, गेन इनसाइट, यानी कि नजर रखना किस पे, रेसिज्म पे नजर रखना, सेक्सिज्म पे नजर रखना, लेबर पे नजर, स्ट्रगल्स पे नजर और इनइक्वालिटी पे नजर रखना। ये सब कुछ स्पोर्ट्स का काम होता है। एक बार इसको हिंदी वाला रीड कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ना। खेलों में भाग लेना स्वास्थ्य लाभ, ऐतिहासिक निरंतरता तथा नस्लवाद, लिंग भेद, श्रम, संघर्ष, असमानता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अभी ठीक है, अभी समझ में आया क्यों उसका आंसर पहला वाला होगा। हिंदी में देखो क्लियर है कि नस्लवाद, लिंग भेद, श्रम, संघर्ष, असमानता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो ये है, ये कहना यही चाह रहा है कि गेन इनसाइट, पहला रेसिज्म पे, दूसरा सेक्सिज्म पे, तीसरा लेबर पे, फोर्थ स्ट्रगल्स पे और फिफ्थ इनइक्वालिटी पे। अभी समझ में आया? मुझको ये इसलिए याद था क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट ईयर भी, तो मुझे याद था कि इसका आंसर ए ही है। समझ में आया? हाँ ना, कि नहीं अभी भी लड़ाई करनी है? ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा और ये क्लियर होना चाहिए था। गेन इंसाइट ऑन रेसिज्म, सेक्सिज्म, लेबर स्ट्रगल्स, अगर यहाँ पे एंड लग जाता ना तो ये और क्लियर हो जाता कि हाँ ये पांचों इसके ही पार्ट हैं। या फिर इसको ब्रैकेट वैकेट में कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा सा ठीक लिखा नहीं है। दोनों पेपर में ना बहुत बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, 23 वाले में भी और 24 वाले में भी। बाकी हिंदी वाला पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाता। एक चीज हमेशा याद रखना कि चलो इसमें तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं थी, इंग्लिश में ठीक लिखा था, लेकिन कभी भी आपको पेपर में आता है ना, एनटीए का, खास करके एनटीए की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अब एनटीए कराता है फिलहाल। तो उसमें नोटिफिकेशन जब आती है ना तो उसमें एक पॉइंट लिखा होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और हिंदी का क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, तो उस कंडीशन में जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है उसको ही सही माना जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको इंग्लिश और हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूजन हो या अलग अलग क्वेश्चन हो, साफ अलग हो दोनों, इंग्लिश के क्वेश्चन में कुछ और न्यूमेरिकल दिया हो, कुछ और ही नंबर्स हो, और हिंदी के क्वेश्चन में कुछ और ही नंबर्स हो, तो आप इंग्लिश वाले को ही सही मानोगे।
ठीक है, अगर ऐसा केस अगर होता है तो। जनरली ऐसा अगर होता है तो आपकी जब आंसर की आती है तो ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फँसती है कि इंग्लिश, हिंदी अलग-अलग बोल रहा है, आप चेक कर लेते हो इस चीज़ को, तो फिर आप इंग्लिश वाले को ही सही मानोगे। ठीक है? समझ में आ गया? इतने ही क्वेश्चन थे भाई, 2 साल में इतने ही क्वेश्चन्स आए हैं इसमें, इस टॉपिक में से। तो ये वाला चैप्टर क्लियर है? यूनिट 3 कोई डाउट इसमें? अरे यार, ये अच्छे यूनिट्स हैं ना। चलो अब ये सब यूनिट आने वाले हैं आपके ना, हेल्थ वगैरह। चलो, तो भाई देखो, यूनिट 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम शुरू करेंगे आपका यूनिट 5, ठीक है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी